56वां VRH बुद्धिमान सलाहकार चाणक्य ने राजा धनानंद से भारतीय उपमहाद्वीप पर सिकंदर के आक्रमण को रोकने का आग्रह किया। हालांकि क्रोधी राजा ने इसे अपने शासन में हस्तक्षेप माना और उन्हें दरबार से निकाल दिया। अपमानित होकर चाणक्य ने उन्हें एक स्थायी सबक सिखाने का संकल्प लिया। कैसे अस्तित्व में आया, इस बारे में एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है। ऐतिहासिक विवरण इसकी उत्पत्ति राजा चंद्रगुप्त के समय से बताते हैं, जो एक क्षत्रिय थे। दिलचस्प बात यह है कि उनके पिता का नाम चंद्रवर्धन था, फिर भी किसी भी अभिलेख में उनके उपनाम के साथ कोई उपनाम नहीं मिलता। हालांकि उनकी माता रानी धम्मा मौर्य थीं। अपने पिता की असामयिक मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त का पालन पोषण उनकी मां ने किया और यह संभव है कि उन्होंने उनके पुत्र के रूप में मौर्य उपाधि धारण की हो। यह किसी पूर्वस्थित्व वाली जाति से असंबंधित प्रतीत होता है, क्योंकि ऐसी कोई जाति पहले अस्तित्व में नहीं थी। ऐसा प्रतीत होता है कि मौर्य शब्द उनकी मां के सम्मान में हाल ही में गढ़ा गया था, लगभग 2392 वर्ष पूर्व। एक असाधारण बालक का जन्म हुआ जिसके शरीर में एक दुर्लभ लक्षण था, जन्म से ही उसके सभी दांत मौजूद थे। एक बुद्धिमान मुनि ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक एक दिन राजा बनेगा या राजनिर्माता। वह तक्षशिला में पला बढ़ा, जहां उसने अपनी बुद्धिमत्ता, कुशाग्र बुद्धि और असाधारण योजना कौशल का परिचय दिया। उसने राजनीति विज्ञान, ज्योतिष, चिकित्सा और युद्ध कला सहित विविध क्षेत्रों में सर्वोच्च शिक्षा प्राप्त की। अंततः वह प्रसिद्ध तक्षशिला विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के आचार्य बने। समय के साथ चाणक्य सिकंदर के साम्राज्य की तीव्र विजय और विस्तार को लेकर बहुत चिंतित हो गए। भारतीय उपमहाद्वीप की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित, उन्होंने राजा धनानंद से भेंट की और उनसे इस खतरे का सामना करने का आग्रह किया। हालांकि अहंकारी राजा ने उनकी सलाह को अपने शासन में अवांछित हस्तक्षेप माना। गुस्से में आकर उसने सार्वजनिक रूप से चाणक्य को राजदरबार से निष्कासित कर दिया। अपमानित और क्रोधित होकर चाणक्य ने उस अभिमानी राजा को घुटने टेकने पर मजबूर करने की कसम खाई। वह एक ऐसे योग्य व्यक्ति की तलाश में निकल पड़े जो धनानंद को उखाड़ फेंके और उसके शासन का अंत कर सके। चाणक्य की यात्रा एक ऐसे योग्य व्यक्ति की अथक खोज से शुरू हुई जो राजा धनानंद को अपने अधीन कर सके। वह घर घर, गांव गांव गए, लेकिन उनके सारे प्रयास व्यर्थ गए। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अटूट दृढ़ संकल्प के साथ अपना मिशन जारी रखा। कई महीनों बाद वह जंगल के पास एक गांव में पहुंचे, जहां बच्चों का एक समूह राजा बनाम चोर नामक नाटक का मंचन कर रहा था। नाटक में राजा की भूमिका निभा रहा बालक अद्भुत विवेक और अधिकार का प्रदर्शन करते हुए दोषियों को कुशलतापूर्वक दंडित कर रहा था। चाणक्य ने पूरा दृश्य देखा और जिस तरह से वह बालक मुश्किल से 7 या 8 साल का था, इस बात से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें यकीन हो गया कि उस बालक में भावी राजा बनने के सभी गुण विद्यमान हैं। अपने विचारों की पुष्टि करने के बाद चाणक्य बालक के पास गए और उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में जानने की कोशिश की। उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि वह बालक एक शाही वंश से संबंधित था। लड़के की मां रानी धम्म मौर्य अभी भी जीवित थीं और चाणक्य उनसे मिलने के लिए उत्सुक थे।
लड़के का नाम चंद्रगुप्त था। जब चाणक्य अपनी मां धम्म मौर्य से मिले तो उन्हें राजा धनानंद के परिवार से उनके संबंध का पता चला। वह अपने बेटे के भविष्य को लेकर बहुत चिंतित थीं। चाणक्य ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा, उसकी चिंता मत करो, मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि वह उस पद तक पहुंचे जिसका वह हकदार है। मैं उसके करियर के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ ज्ञान दूंगा। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि चंद्रगुप्त उचित प्रशिक्षण के लिए उनके साथ चले। उनकी मां इस शर्त पर सहमत हुई कि चाणक्य उनके बेटे का पूरा ध्यान रखेंगे। उनके जाने से पहले उन्होंने चंद्रगुप्त को चाणक्य को अपना गुरु मानकर उनकी आज्ञा का पालन करने और उनका सम्मान करने का निर्देश दिया। चंद्रगुप्त ने तक्षशिला में 8 वर्षों तक अध्ययन किया। इस दौरान हर दिन उनके भोजन में गुप्त रूप से जहर की एक छोटी खुराक मिला दी जाती थी, जिसका उद्देश्य अज्ञात शत्रुओं द्वारा संभावित जहर के प्रयासों से उनकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना था ताकि उनकी रक्षा हो सके। हालांकि चंद्रगुप्त इस बात से अनजान थे। अपनी औपचारिक शिक्षा सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद चाणक्य को लगा कि अब उन्हें शस्त्र विद्या में विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है। अपनी औपचारिक शिक्षा पूरी करने के बाद उन्हें शस्त्र विद्या और युद्ध प्रशिक्षण के लिए विभिन्न विशेषज्ञों के पास भेजा गया। उन्होंने विभिन्न गुरुओं से कठोर शिक्षा प्राप्त की और हर छोटी बड़ी बात को बड़ी सटीकता से सीखा। सभी गुरुओं ने उनकी तीक्ष्ण ज्ञान क्षमता और असाधारण बल पर अपनी संतुष्टि व्यक्त की। गुरु चाणक्य को अपने चयन पर गर्व हुआ। इसके बाद गुरु और शिष्य एक सेना बनाने के लिए जंगल की ओर चल पड़े। उन्होंने बलवान और योग्य वनवासियों का चयन किया और उन्हें युद्ध के लिए प्रशिक्षित करना शुरू किया। इस विनम्र लेकिन दृढ़ सेना के साथ चाणक्य और चंद्रगुप्त ने राजा धनानंद की राजधानी पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर दिया। हालांकि उनकी छोटी सी सेना धनानंद की सेना के सामने टिक नहीं सकी। पराजित होकर गुरु और शिष्य को अपनी जान बचाने के लिए पीछे हटना पड़ा और अपने शुभचिंतकों के बीच शरण लेनी पड़ी। थके हुए और चुपचाप जंगल के बाहरी इलाके से गुजरते हुए वे एक छोटी सी झोपड़ी के पास से गुजरे। अंदर से एक बुढ़िया की कर्कश आवाज आई, जो अपने पोते को परोसे गए गर्म भोजन से अपनी उंगलियां जलने के लिए डांट रही थी। उसने कहा, तुम वही गलती कर रहे हो जो चाणक्य ने कभी की थी। चाणक्य ने उत्सुकतावश उससे स्पष्टीकरण की याचना की। बुढ़िया ने लड़के की गलती, जो बीच में सबसे गर्म हिस्से से खाना शुरू कर दिया, की तुलना चाणक्य की उस रणनीति से की जिसमें उन्होंने सबसे पहले कड़ी सुरक्षा वाली राजधानी पर हमला किया था। उसके शब्द उन्हें तीर की तरह लगे। उन्हें तुरंत अपनी हार का असली कारण समझ आ गया। अपनी गलती सुधारने के लिए दृढ़ संकल्पित चाणक्य एक बार फिर चंद्रगुप्त के साथ एक मजबूत सेना बनाने और युद्ध के लिए एक नया तरीका अपनाने निकल पड़े। इस बार हमला बुढ़िया से मिली सीख से प्रेरित होकर एक नई रणनीति के तहत किया जाएगा। राजा धनानंद के हाथों अपनी हार का कारण बनी गलती को महसूस करते हुए चाणक्य ने पुनः आक्रमण करने का संकल्प लिया। इस बार एक नई और अधिक तीव्र